I eat like kid-sized dinners now, see if I get a dinner. I'm really worried because I can't actually pay my bills. I don't eat hardly anything really now. I've been in the industry for 15 years now. If I was to open up another business today, I would try to stay away from the food industry. I've just spent £79 on this little bit. Normally that'd last us a month, where it's only going to last us a week. More than likely I'm in my minus. Make my own breads now because paying £1 whatever for a loaf of bread. Onions, we used to get them for £1.50, now we get them for £4.50. Look around the shops to see what bargains there is, a sell by date I buy as well. We are worried that we might end up closing. I go without so my dog can eat what he likes. ये कुछ वीडियोस है गोरों की। ये लोग सुपरमार्केट में जाकर रेट्स दिखाकर अपना बिल दिखाकर सरकार को कोस रहे। महंगाई की वजह से हाउसिंग कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन, इस पे आपको भर भर के वीडियोस मिलेंगी गोरे लोगों की। लेकिन आपने कभी ऐसे टाइप की वीडियो किसी इंडियन ने बनाते हुए देखी है क्या? कभी इंडिया की जनरल पब्लिक को सरकार को कोसते हुए देखा है बिकॉज ऑफ हाई रेंट्स, कोचिंग फीस, फूड इन्फ्लेशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जाहिल है। देखो, इंडिया में एक ऐसी क्लास एग्जिस्ट करती है जिसको ये सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिनको इससे फ़र्क तो पड़ता है लेकिन नॉलेज नहीं है। इनको रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर, स्टेट के नाम पर रैंट करना, लड़ाई करना, दंगे करवाना हो तो बताओ। आईपीएल में लड़कियों को देखकर रातों रात उनको एक सेंसेशन बनाना हो तो बताओ। इसे जाहिलियत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? वीडियोस बनाकर सरकार को कोसना, रैंट करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सरकार को चेक में रखना पड़ता है। क्योंकि इन्फ्लेशन सीधा हमारे जेब पर, हमारे पेट पर, हमारे फ्यूचर एंड फैमिली पर, हमारी सेविंग्स पर, हमारे रिटायरमेंट प्लान पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर होता है। अभी हम इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों बोल रही है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है? तो इस वीडियो में हम वही एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सरकार इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे कर रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार कंसिडर कर रही है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक लिस्ट बनाती है, यानी कि एक बास्केट जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिनके रेट्स ट्रैक किए जाते हैं, ये समझने के लिए कि उनके रेट्स में कितना उछाल या गिरावट आई है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। और टाइम के साथ इस बास्केट में से कुछ चीज़ें अपडेट करनी होती है, जैसे कि हम पहले टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर्स, रेडियोज़ यूज़ करते थे, लेकिन वो चीज़ें अब इर्रेलेवेंट है। हम वो आउटडेटेड चीज़ें अब यूज़ नहीं करते, तो उसकी डिमांड कम होने की वजह से उसका रेट भी कम होता है या तो फिर बहुत कम परसेंटेज से बढ़ता है। तो वैसी चीज़ों का रेट ट्रैक करके हमें इन्फ्लेशन एक्यूरेटली कितना है वो पता नहीं चलता। तो इंडिया का जो सीपीआई बास्केट है वो बेस ईयर 2012 का है, मतलब हमने लगभग एक डिकेड हो गया है हमने बास्केट में कुछ भी अपडेट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सीपीआई बास्केट अभी भी कैसेट, सीडीज, टेप रिकॉर्डर, रेडियोज, हॉर्स कार्ट फेयर्स ये भी ट्रैक करती है। मैं जब से पैदा हुआ मैंने तब से हॉर्स कार्ट देखी भी नहीं है अभी तक, पता नहीं हम उसे क्यों ट्रैक करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आज 2025 में ये चीज़ें रिलेवेंट भी है क्या? आजकल कौन यूज़ करता है ये चीज़ें? तो भाई ऐसी चीज़ों का रेट ट्रैक करोगे तो इन्फ्लेशन की क्या आग लगी है असली में मार्केट में, तो कैसे पता चलेगा? सरकार तो ऐसी अननेसेसरी चीज़ों का रेट ट्रैक करके हमको बता देती है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल में है, हालांकि जनता महंगाई फील कर पाती है। और एक मजेदार चीज़ बताता हूँ, इस बास्केट में रियल इस्टेट को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि रियल इस्टेट एक एसेट में आता है जैसे कि गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। लेकिन इंसान के फंडामेंटल नीड्स में कौन सी चीज़ें आती है? फूड, क्लोथ एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेल्टर। लेकिन जो भी ये प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं वो इन्फ्लेशन में काउंट ही नहीं होते। आप नोटिस करो कि कोई प्रॉपर्टी का रेट 2012 में 45 लाख था तो अभी वो 1 CR के ऊपर जा चुका होगा, और फिर भी इन्फ्लेशन रेट इस पीरियड का 4.5 से 5% के बीच में दिखाएगा, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं करते। तो मैंने जो 4.5 से 5% का इन्फ्लेशन बताया वो बस एक एग्जांपल था। एनीवेज, लेकिन जो इंक्रीज इन रेंट है उसे हम ट्रैक करते हैं एंड इट इंक्लूडेड इन सीपीआई बास्केट एज वेल। बट इसमें भी एक फ्लॉ है। मैं आपको यूएसए का एग्जांपल देके समझाता हूँ। यूएसए का जो बास्केट है वो रेंट तो कंसिडर करता ही है, उसके साथ साथ जो घर रेंट पर दिए नहीं है उसका भी एक इमेजिनरी रेंट लोकेशन के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विवेलेंट रेंट, OER। ये क्या करेगा? रेंटेड हाउस प्लस ओन्ड हाउस इक्वल टू 100% हाउसेस। मतलब ये वो घर का रेंट भी काउंट करेगा जो इलॉन मस्क ने अभी रेंट पर दिया नहीं है। लेकिन इंडिया में अंबानी के घर का रेंट काउंट नहीं किया जाता है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में जो हम एक्चुअल रेंट पे करते हैं वही कंसिडर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, कुछ घर छूट जाते हैं जो ओनर्स अभी रेंट पर नहीं दिए है। कुछ मतलब बहुत सारे घर होते हैं। तो समझो मुंबई या दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया है जहाँ के घरों के दाम अभी 1 CR है और हर साल वो दुगने रेट से बढ़ रहे।
तो वो ओनर अगर घर रेंट पर देगा तो वो टेनेंट को उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से ही रेंट चार्ज करेगा। लेकिन उस ओनर ने बजाय वो घर किराए पर दिए खुद यूज कर रहा है या फिर कोई किराएदार नहीं रखा है तो उस घर को सीपीआई इग्नोर ही कर देगा। तो इसीलिए हमारा सीपीआई इतना लो दिखता है, हालांकि रेंट्स एंड प्रॉपर्टी या हाउसिंग कॉस्ट आसमान फाड़ रही है। और जो यूएसए के सीपीआई में टोटल हाउसिंग वेट है वो 33% है, जिसमें रेंट पेड बाय टेनेंट 7 to 8% है, सिर्फ 7 to 8%, एंड ओनर्स इक्विवेलेंट रेंट 25% है। इसीलिए यूएसए के सीपीआई में ये लार्जेस्ट सिंगल आइटम है। लेकिन इंडिया में वेट ऑफ हाउसिंग ग्रुप सिर्फ 21.67% है, जो कि बहुत कम है। और दूसरी चीज, इंडिया के सीपीआई बास्केट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है फूड आइटम्स, मतलब वो सबसे ज्यादा वेट रखता है। 36% ऑफ सीपीआई रूरल एंड 36% इन सीपीआई अर्बन। अब ये कितना बड़ा मजाक है देखो, घरों के दाम जो कभी डिप्रिशिएट ही नहीं होते और बहुत ही रेयर केस में इट इज़ पॉसिबल, बट 99% वो बढ़ते ही है। लेकिन जो सब्जी वगैरह है, दालें, गेहूँ वगैरह, इनके रेट्स कभी बढ़ते हैं कभी वापस कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन में फूड आइटम का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो इन्फ्लेशन को फ्लक्चुएट करता रहता है। हम 2012 का सीपीआई यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर ये तर्क लगाया था कि इंडिया की जनता ज़्यादा पैसा नहीं कमाती है, तो उनकी जो इनकम है उसका बहुत बड़ा चंक फूड खरीदने में जाता है। तो ये बाकी की चीज़ें सेकेंडरी थी, लाइक एजुकेशन, कोचिंग एंड अदर आइटम्स लाइक रेंट, हेल्थ केयर। लेकिन आज 2025 में आई एम प्रीटी श्योर कि इंडियंस उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फूड खरीदने में नहीं खर्च रहे। भैया आज तो रेंट, कोचिंग फीस, स्कूल की फीस, पेट्रोल एंड अदर सर्विसेज, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा जाता है हमारी इनकम का। लेकिन इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं है और फिर सरकार बेशर्म की तरह कहती कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है। अब वो लोग जिनके माँ बाप ने आज तक उनको पढ़ाया लिखाया सिवाय एक घर खरीदने के और आज एक ठीक ठाक सी नॉर्मल सी जॉब कर रहे, क्या उन लोगों का सपना फूड खरीदने का होगा या घर खरीदने का? लेकिन घरों के दाम तो आसमान फाड़ रहे। तो भाई ये हाउसिंग प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन आ रहा है इसको ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को ट्रैक किया तो सरकार की पब्लिक के प्रति जवाबदेही बढ़ जाएगी और हमारी कामचोर सरकारें क्यों अपना काम बढ़ाना चाहेगी। आज मैं फिर चाइना का एग्जांपल देना चाहूँगा। भाई उस देश को कितना भी बुरा बोलो, उस देश ने उनके खुद के लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो चाइना का सीपीआई भी रियल इस्टेट और हाउस परचेस प्राइस को कंसिडर नहीं करता है, लेकिन चाइना हाउस परचेस प्राइस या रियल इस्टेट को अलग से ट्रैक करता है। इन समथिंग लाइक दैट इन इंडिया, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री जो लोगों के लिए काम करती है, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। चाइना के 70 सिटीज के हाउस प्राइसेस को मंथली ट्रैक किया जाता है, रेंट्स को मंथली ट्रैक किया जाता है और जो सेकंड हैंड घर होते हैं उनके रीसेल प्राइसेस मंथली ट्रैक किए जाते हैं। हमारी सरकारें ऐसी चीज़ों को इन्फ्लेशन में कंसीडर ही नहीं करती। प्रॉब्लम को इग्नोर ही कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एनीवे, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखें और लोगों को एजुकेट करने के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।